नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार 31 अक्टूबर को आरएसएस पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था की समस्याओं के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में खड़गे ने कहा कि देश में अधिकतर समस्याएं भाजपा और आरएसएस के कारण हैं, इसलिए इन पर बैन लगना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे सच में पटेल का सम्मान करते हैं तो उनके विचारों पर अमल करें। खड़गे ने 1948 में पटेल द्वारा आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए पत्र का हवाला दिया, जिसमें संघ की संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र था। उन्होंने मोदी सरकार पर इतिहास को विकृत करने और एनसीईआरटी की किताबों से गांधी, गोडसे और 2002 के दंगों के संदर्भ हटाने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहते थे, जैसे उन्होंने 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा होने से रोक दिया। गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में मोदी ने कहा कि कांग्रेस की गलती के कारण कश्मीर का विभाजन हुआ और देश को दशकों तक कष्ट झेलना पड़ा। उन्होंने पटेल को भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बताया और कहा कि उनकी नीतियों ने इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने घुसपैठ और माओवाद को देश की एकता के लिए खतरा बताया और कहा कि उनकी सरकार देश से हर घुसपैठिए और माओवादी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर औपनिवेशिक मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि हम अब गुलामी की मानसिकता के हर निशान को मिटा रहे हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी उमर खालिद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए कहा कि फरवरी 2020 के दंगों से जुड़ी 751 एफआईआर में से वह केवल एक में आरोपी हैं। उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि खालिद दंगों के वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे और उनके पास से कोई हथियार या आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। सिब्बल ने कहा कि एक भी गवाह ने खालिद को हिंसा की किसी घटना से नहीं जोड़ा है और उनका भाषण गांधीवादी अहिंसा और संविधान पर आधारित था। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि दंगे सत्ता परिवर्तन की आपराधिक साजिश का हिस्सा थे और उमर खालिद की भूमिका अहम थी। खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कई अन्य आरोपी पहले ही जमानत पा चुके हैं। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें गुलफिशा फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी की। तीनों 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनके वकीलों का कहना है कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। गुलफिशा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह इस मामले में एकमात्र महिला है जो अभी भी जेल में है, जबकि 2021 में 3 अन्य अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके भाषण दिसंबर 2019 के हैं, जबकि दंगे फरवरी 2020 में हुए, इसलिए उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। वकीलों ने जोर देकर कहा कि किसी भी आरोपी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को 10 साल का ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई दिशा देगा। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त सैन्य सहयोग, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योग साझेदारी को मजबूत करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह नया ढांचा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम को नीतिगत दिशा देगा। वहीं हेगसेथ ने इसे महत्वाकांक्षी करार देते हुए कहा कि यह दोनों सेनाओं के बीच गहरा सहयोग सुनिश्चित करेगा। समझौते से भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक रक्षा उपकरण जैसे मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। विपक्ष ने समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में आ गई है और रूस से दूरी बना रही है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत और इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। बिहार के मोकामा में गुरुवार को जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे ओबीसी नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद उन्हें वाहन से कुचल दिया गया। यह घटना तरतर गांव में हुई। दुलार चंद यादव पहले आरजेडी से जुड़े थे और कभी मोकामा से चुनाव भी लड़ चुके थे। हाल ही में उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को समर्थन दिया था। हत्या का आरोप जेडीयू नेता अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा है। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यादव को पहले पैर में गोली मारी गई, फिर वाहन से कुचल दिया गया।
बाढ़ एडीपीओ अभिषेक सिंह ने कहा कि हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं, हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार घटना दोपहर 3:30 से 3:40 के बीच हुई। खोसवरी थाना अध्यक्ष को तरतर गांव के निकट जेडीयू और जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। अनंत सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए आरजेडी नेता सूरजभान सिंह पर साजिश का आरोप लगाया है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि यह हत्या जनता के बदलाव के डर से की गई है। तेजस्वी यादव ने भी हिंसा की निंदा करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यह वारदात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ा रही है। बता दें कि मोकामा सीट इस बार भी हॉट है। जेडीयू ने अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है। बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या पर प्रशांत किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव जनसुराज के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन पार्टी उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह घटना बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी का संकेत देती है, जहां चुनाव के दौरान हिंसा होती थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद और आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। हत्या प्रशासन की नाकामी है। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया गया। इसे जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने जारी किया। हालांकि सीएम नीतीश कार्यक्रम में कुछ ही मिनटों के लिए आए और बिना भाषण दिए लौट गए। घोषणा पत्र में 1 करोड़ से अधिक नौकरियों का वादा किया गया है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। महिलाओं के लिए लखपति दीदी और मिशन करोड़पति जैसी योजनाएं घोषित की गईं। किसानों को कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 9,000 देने का वादा किया गया। एनडीए ने 7 नए एक्सप्रेसवे, 4 शहरों में मेट्रो और नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण का भी ऐलान किया। शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त करने, ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता का वादा किया गया है और गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी यानी मुफ्त राशन, बिजली, इलाज, पक्का मकान और पेंशन का वादा भी घोषणा पत्र का हिस्सा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी होते ही कांग्रेस ने उस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि एनडीए ने सिर्फ 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी किया ताकि पत्रकारों के सवालों से बचा जा सके। पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया गया, जिससे साफ है कि उन्हें कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। अशोक गहलोत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एनडीए नेताओं को अपने 20 सालों के शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए था। उन्होंने एनडीए के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और पूछा कि मोदी सरकार ने बिहार को दिए गए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज, रोजगार, एमएसपी की गारंटी और उद्योग लगाने के वादों का क्या हुआ। गहलोत ने कहा कि यह दिखाता है कि एनडीए को अपने ही घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ घोषणा पत्र कार्यक्रम में किया गया व्यवहार बिहारियों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति खराब है और एनडीए ने 20 साल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने से फैले विवाद का सच सामने आ गया है। पुलिस जांच में पता चला कि यह काम सांप्रदायिक नहीं बल्कि जमीन विवाद की वजह से किया गया था। पुलिस ने 4 लोगों दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक सारस्वत और निशांत कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी राहुल फरार है। आरोपियों ने अपने मुस्लिम विरोधियों को झूठा फंसाने के लिए यह हरकत की थी। पुलिस ने बताया कि दीवारों पर लिखे गए शब्दों की गलत स्पेलिंग और सीसीटीवी जांच से मामला खुला। इससे पहले 8 मुस्लिम युवकों को गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। यह मामला दिखाता है कि आई लव मोहम्मद विवाद का इस्तेमाल यूपी में तनाव फैलाने और झूठी कहानियां बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह आगरा में भी हिंदू महासभा के नेताओं ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए धार्मिक साजिश रची थी। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन हैदराबाद में आयोजित समारोह में राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन राज्य के 16वें मंत्री बने हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें खेल या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।